शुरू करें भाई पढ़ाई। लिखें लेंस। आज 10th क्लास पढ़ेंगे। अलग अलग सिचुएशन पर ऑब्जेक्ट रखकर उसकी इमेज की चर्चा करेंगे। समझिएगा, सिर्फ देखिएगा, बनाइएगा मत। लेंस f 2f इंफिनिटी f 2f इंफिनिटी। क्या करना चाहते हैं वो सुन लीजिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे। पहले रखेंगे इंफिनिटी और 2f के बीच, 2f और f के बीच, f और सेंटर के बीच, और फिर किसको चर्चा करेंगे? इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, एनलार्ज होगी, डिमिनिश होगी, इसकी बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1। जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी और 2f के बीच, देखते जाएं। ये f, ये 2f, ये इंफिनिटी, ये f, ये 2f। डायग्राम बनाने को नहीं आता, ये बिल्कुल क्लियर है बात, आपको भी और मेरे को भी। पर इन डायग्राम से बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आएंगी जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आएगा। इसलिए वो बातें समझनी जरूरी है और वो डायग्राम से ही दिखेंगी, वो देखते जाइए। आपने ऑब्जेक्ट रखा कहां? इंफिनिटी और 2f के बीच में। दो रे निकालिए, 1 2। इन रे का नाम बताइए। इंसिडेंट रे। इवेंट से पहले इंसिडेंट, इवेंट के बाद। इवेंट कौन है यहां? लेंस में से गुजरना, रिफ्रैक्शन। सही है? बताइए, पैरेलल वाली रे जो होगी वो कहां से निकलेगी? फोकस से। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी। इवेंट के बाद देखिए रेस का कलर बदल गया। जहां इंटरसेक्ट होंगी वहां क्या बनेगी? इमेज। सोच के बताइए, इमेज रियल या वर्चुअल? कैसे पता चला? रिफ्रैक्टेड रे वास्तव में इंटरसेक्ट हो रही है। आज भी वही डेफिनेशन है और लॉजिक है। कहीं आपको रियल वर्चुअल को लेकर परेशानी नहीं होना। कितना सटीक सेंटेंस है। इमेज का डिसीजन कौन करेगा? इवेंट के बाद वाली रेस, ब्लू कलर की रेस। रियल या वर्चुअल का डिसीजन कौन करेगा? इफ दे रियली इंटरसेक्ट, रियल इमेज। इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, बस इतना ही सच बात है और यही आसान है जो दिमाग को समझ में आएगा। बताइए कैसी इमेज? रियल। बताइए कहां बनी? f और 2f के बीच में। इन्वर्ट या इरेक्ट? इन्वर्ट। एनलार्ज या डिमिनिश? देख लीजिए, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रही, कैसी? डिमिनिश। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाइए। अब लाइए ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में। ये 2f और f के बीच में वही दो रे निकालिए। ये पहली, ये दूसरी। बताइए क्या होगा? सेंटर वाली सीधी, ये वाली पैरेलल, फोकस। जहां कटेंगी वहां इमेज। इमेज का नेचर बताएं, रियल या वर्चुअल? रियल। बड़ी या छोटी? बड़ी। एनलार्ज। इन्वर्ट या इरेक्ट? इन्वर्ट। कहां कहां बनी? 2f एंड इंफिनिटी के बीच में। पहला कॉन्सेप्ट सुनिए, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। चेक कर लें, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। सर ये कैसे पता चला रियल ऑब्जेक्ट? ये नहीं समझ में आया सर। रियल ऑब्जेक्ट, पहली बात तो आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, इसका मतलब ये सब कैसे हैं? रियल। फिर भी कैसे पता लगाएं? तरीका वही है। इंसिडेंट रे बताओ कौन है? लाल वाली। लाल वाली का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए, क्या वास्तव में इंटरसेक्ट हो रही है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट रियल।
ऑब्जेक्ट रियल है, सोच के बताइए। यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? कैसे? एनर्जी फ्लो कहां हो रहा है? आगे की तरफ। एनर्जी का फ्लो आगे, सारी दूरियां सेंटर से नापेंगे। अब बताओ, सेंटर से यू नापने के लिए एनर्जी फ्लो के अपोजिट चल रहे हो, यू माइनस। तो हमेशा ध्यान रखें, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू की वैल्यू माइनस। वो कहेगा अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 नहीं लेना, क्या लेंगे? -5। यदि ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो भी क्या लिया जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हमेशा क्या लिया जाएगा? रियल। वर्चुअल के बारे में कह के बोलेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। और समझते, अब ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाइए। केस 3, अब ले जाते हैं इसको एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब देखना इमेज कैसी बनेगी, बिल्कुल लॉजिक से बनाएंगे, बनेगी। 2 रे, 1 2। इन रे का नाम बताइए। इंसिडेंट रे। सोच के बताइए, रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। और अच्छी परिभाषा बताता हूं आपको रियल ऑब्जेक्ट की। इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ही, साथ ही साथ इंसिडेंट रे कहां से आ रही है आपको उसका सोर्स पता है, इसलिए ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। वापस सुनिए, उस एनर्जी का आपको सोर्स पता है कि हाँ एनर्जी इस पॉइंट से क्या हो रही है? निकलकर बाहर फैल रही है, इसलिए से क्या कहा जाता है? रियल ऑब्जेक्ट। बताइए क्या होगा? वही बात, सेम, सेंटर से सीधी, पैरेलल वाली फोकस से। सोच के बताएं, ये फैल रही हैं, क्या कभी आगे मिल सकती हैं? इसका मतलब दे डू नॉट इंटरसेक्ट। इमेज बताइए कैसी? वर्चुअल। इतना ही आसान है। अब इसको पीछे इंटरसेक्ट कर लीजिए, पीछे बढ़ा लीजिए, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां क्या बनेगी? इमेज। इमेज का नेचर बताएं। वर्चुअल। एनलार्ज या छोटी? इरेक्ट या इनवर्ट? इरेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल, बट इमेज वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी? वर्चुअल। इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट रियल, इमेज भी रियल। इसमें बताइए, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। अब देखिए, ये तो सब थे 10th क्लास में, यही 3 दिन बाद जाके बन जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, पहला इंस्ट्रूमेंट यही है। क्या करता है सिंपल माइक्रोस्कोप? नाम इसका कठिन है, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप जो अपने घरों में होता है। लेंस, लेंस वो सीआईडी सीबीआई सीरियल्स में आपने देखा हो, वो इस तरह से देखते हैं लेंस, वही तो कॉन्वेक्स लेंस, यही इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। अखबार पढ़ने के काम लेते हैं, छोटी छोटी चीजों देखने के काम आता है। वो घड़ी की दुकान पे जाते हैं तो आंख में पहनकर फिर घड़ी के अंदर के स्क्रू खोलता है, क्योंकि अंदर बहुत छोटे छोटे है जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहे। तो बताइए क्या कर रहा है? कैसी इमेज बना रहा है? बड़ी, सीधी या उल्टी? देखिए, बड़ी और सीधी, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट। और कैसी? एनलार्ज। यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। पहली खास बात, सिंपल माइक्रोस्कोप को काम करने के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच। अब देखते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की चर्चा। ये 10th क्लास में गायब होता है, इसको समझिए। मेरे पास ये 2 रे आ रही हैं और ये इंटरसेक्ट होकर यहां मिल रही हैं। बताइए ऑब्जेक्ट वर्चुअल है या रियल है? ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? मजे की बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज को डिसाइड ही नहीं कर सकता, बेकार है, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट इमेज का बिल्कुल फंडा ध्यान रखेंगे ना, कभी परेशान नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट होता है इवेंट से पहले का इंटरसेक्शन, इमेज होता है इवेंट के बाद का इंटरसेक्शन। यहाँ कोई इवेंट ही नहीं हो रहा, यहाँ तो आप सिर्फ क्या बोल रहे हैं?
दो लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही। क्लैरिटी लाइए, तभी तो रियल वर्चुअल को बढ़िया फील कर पाएंगे, नहीं तो भाग ही रहे ना अपन। और अगर अपने तरीके से समझ लिया, आप रियल वर्चुअल में कभी परेशानी नहीं होगी। केवल एक लाइन बोलिए, बेंडिंग से पहले ऑब्जेक्ट होता है, बेंडिंग के बाद इमेज होता है। अभी इवेंट ही नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, ये रे इंटरसेक्ट हो रही थी और इनके इंटरसेक्शन के पाथ पर एक लेंस रख दिया 12 सेंटीमीटर पहले, 12 सेंटीमीटर पहले। अब सुनिए ध्यान से, 10 मिनट खर्च करिए। अगर बच्चों आप यहां लेंस रख दोगे तो ये रे इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। कारण पूछिए क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि लेंस से गुजरने के बाद लेंस इनको सीधा जाने ही नहीं देगा। पिछले 8 दिन से पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन मीडियम लाइट अपने पास से क्या हो जाती है, बेंड। यही तो पढ़ रहे हो, मंडे से आज वेडनेसडे हो गया, 9th लेक्चर है। यही तो पढ़ रहे हैं कि ड्यू टू चेंज इन मीडियम चिड़िया को मछली नहीं दिखाई देती, आपको स्लैब की जो जो डेप्थ है बीकर में वो एस दिखाई नहीं देती। सारा वही तो काम हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। बताइए क्या लाइट सीधी निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, बेंड। बताइए कैसा लेंस है, कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग। क्या करेगा, रेस को बेंड करेगा या डाइवर्ज? बेंड करेगा। मजा आ गया, ये बेंड कर दिया, ये बेंड हो गया। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज अब बता सकते हैं, कैसा ऑब्जेक्ट कैसा इमेज? आइए सोचिए, एक डेफिनेशन पे खेलिए, एक डेफिनेशन पर। इवेंट से पहले की रेस का कलर, रेस का कलर, तो ब्लू को बोलो इंसिडेंट रेस, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। बताइए क्या ये ओ है? इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरा फंडा, क्या इंसिडेंट रे कभी वास्तव में मिल पा रही है? जीवन में नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल। यही परिभाषा है। आपने उसको 10th में 12th में सुनकर खराब कर दिया। रियल वास्तव में होता है, उसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। वर्चुअल सपनों में होता होगा, छोटा है कि बड़ा है पता ही नहीं। तो आपने उसको शब्दों को बिगाड़ दिया। तो वो क्या आप उससे भागने लगे कि अच्छा रियल तो वास्तव में होगा, वर्चुअल तो सिर्फ बनता है, दिखता नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, वर्चुअल बिल्कुल दिखता है, प्लेन मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं ना हम रोज। तो क्या आपने अलग अलग शब्दों से सुन सुन कर ना उसको फोबिया बना दिया कि रियल अलग चीज है, वर्चुअल अलग चीज है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। परिभाषा इतनी अच्छी लिखी हुई है बढ़िया किताबों में कि इवेंट से पहले इंसिडेंट रेस, इवेंट के बाद रिफ्रैक्टेड रेस। इंसिडेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ और रिफ्रैक्टेड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई। इफ दे इंटरसेक्ट, रियल। अब बताइए लाल वाली क्या वास्तव में मिल रही है? हाँ, तो बता आई कौन है? रियल इमेज। इतना ही आसान है और लॉजिकल है, कहीं कहीं फेल नहीं हो रहा। आप एक बात पे बात करें बस, इवेंट से पहले इंसिडेंट, इवेंट के बाद रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट का इंटरसेक्शन ओ। आइए फिर ओ पे बात करें, क्या इंसिडेंट रे कभी मिल पा रही है क्या? आंसर है कभी नहीं मिलेंगी। और चर्चा करिए क्यों नहीं मिलेंगी? लेंस उनको सीधा जाने ही नहीं देगा, लेंस उनको सीधा जाने ही नहीं देगा। अब मन में और भी विचार आते हैं, सर विज्ञान पढ़ रहे हैं, सर ऐसी रे कहां से आती होंगी सर? क्या ये इन्फिनिटी से आ रही है क्या? आंसर है नो। अगर इन्फिनिटी से आ रही होती तो पैरेलल होती। तो फिर आशीष सर ऐसी रे आएंगी कहां से, क्यों नहीं आ सकती? आप देखो, ये पहला लेंस, ये इन्फिनिटी से रे आ रही है, बताइए क्या करेगा? ये फोकस करेगा। अब सुनते जाइएगा, फोकस से पहले ही आपने एक लेंस रख दिया, लो साहब बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सोच के बताइए, क्या अब ये ऐसे जा पाएंगी क्या? नहीं जा पाएंगी। क्यों नहीं जा पाएंगी? क्योंकि लेंस इनको फर्दर मोड़ दे। क्योंकि मन में एक प्रश्न आया ना आपके, अरे सर ये रे कहां से आती होंगी?
क्या ये सिर्फ सपने में है क्या? है ना संभव। देखना भाई, एक लेंस लगाया, वो कन्वर्ज कर रहा था, उससे पहले ही आपने बीच में क्या रख दिया, एक लेंस और रख दिया। अब ये लेंस उसको अपने ओरिजिनल रास्ते पे जाने ही नहीं देगा। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बात क्लियर है क्या? अब बताइए इमेज कैसी? रियल। इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? रियल। सोच के देखिए, क्या ये हमेशा रियल बनाएगा? आंसर है यस। क्यों? अगर ये कन्वर्ज करेगा तो पक्का कटेंगी ना। कौन नहीं कटती? जो डाइवर्ज होती हैं वही तो नहीं कटती, ये तो हमेशा ही कटेंगी। इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनेगी। मैं इतनी नाटकबाजी करा रहा हूं ये 2017 के क्वेश्चन के लिए। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी नहीं बना सकता। क्या बाकी सारे कॉम्बिनेशन संभव हैं क्या? कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? आओ चेक करो। 4 बनते हैं। रियल रियल, रियल वर्चुअल, वर्चुअल रियल, वर्चुअल वर्चुअल। इन 4 के अलावा नहीं पॉसिबल है। बताओ कितने बन गए? 3 बन चुके हैं। बताओ कैसे? क्या रियल रियल पॉसिबल है? देख भाई, रियल रियल ओके, रियल का वर्चुअल, रियल का वर्चुअल, बिल्कुल ओके सर। वर्चुअल का रियल, पर वर्चुअल वर्चुअल नॉट पॉसिबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सर कोशिश करो, हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आप महसूस करिए, ये कन्वर्जिंग लेंस है, पक्का पक्का ये इसको कन्वर्ट ही करेगा। और अगर इसने कन्वर्ज कर दिया रेस को अंदर की तरफ, तो पक्का पक्का रियल इमेज ही बनेगी। इसलिए क्वेश्चन सही होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल का वर्चुअल कभी बना नहीं सकता। और सीखिए, इसके लिए यू क्या लेंगे? यू, इसके लिए यू पॉजिटिव। कारण एनर्जी फ्लो कहां है? आगे। और जब एनर्जी फ्लो आगे है और यू भी आप आगे रख रहे हैं, इसका मतलब यू पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और होना भी चाहिए था। वो तो सर मैंने अपने दिमाग की सिमेट्री से यही सोच लिया था। साइंस पढ़ रहा हूं, इतने साल से पढ़ रहा हूं सर। जब रियल का यू नेगेटिव है तो बगैर के मैं सोच ही पा रहा था कि वर्चुअल का यू तो भविष्य में आप पॉजिटिव ही बोलोगे। और आपने डायग्राम से और शानदार समझा दिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होता है? पॉजिटिव। बोलिए हाँ है क्या? तो इससे क्या क्या बातें समझ में आई वो सुनिए। पहला, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होती है। रियल की रियल हमेशा इन्वर्ट। लिखिए पहला पॉइंट। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, for real object u is always taken as negative. दूसरा पॉइंट, if nothing is mentioned, then object is taken as real object. तीसरा पॉइंट, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। तीसरा पॉइंट, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज always inverted. Always inverted. चौथा, convex lens do not form
डू नॉट फॉर्म virtual object, virtual image combination. सही बात। एक पेज छोड़ दीजिए, जो सारे डायग्राम बनाए वो जरूर बनाइएगा घर जाके। कहां से बनाए, वो एलटी का उपयोग करिएगा, तो 14 मिनट बच जाएंगे आपके बनाने के। घर पर एलटी खोलिएगा, बोर्ड आ जाएगा आपके सामने, उसको पॉज कर दीजिएगा, बोर्ड को बड़ा कर आराम से डायग्राम बना लीजिएगा। समय बचाना जरूरी है, क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे 14 मिनट में। यहाँ जो लिखने का समय है वो घर पे भी जल्दी लिख पाएंगे, जल्दी लिख पाएगा वहां पास दिखेगा। इस ये काम सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इनमें करूंगा। कारण क्या है, इसमें रे डायग्राम ज्यादा है। आप रे डायग्राम बनाने बैठ गए, वो पेपर में भी नहीं आने, वो हमें भी पता है, पर समझने जरूरी है, इसलिए समझाऊंगा तो मैं आपको सारे। पर जो 20-22 मिनट 3 बार बच जाएंगे, उस 1 घंटे में हम न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे। क्लियर है बात? चलिए एक पेज आप छोड़ दीजिएगा, चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलिए सर, हमें तो मजे आते हैं तालियां बजाने। आज सिलेबस खत्म हो रहा है, बजाओ। वेरी गुड। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलेशन नहीं पढ़ाएंगे, बजाओ। वेरी गुड। चलो, आप तो यूं और मजे ज्यादा ले लेते उल्टे। अब नहीं बजाएंगे, अगली बार से लिखें, आवश्यकता ही नहीं, यूं टाइम पास कर रहे हैं। चलो चौथा पॉइंट लिखें, 5वां। अच्छा, कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, जरा सोचो तो। रियल वर्चुअल का वर्चुअल पॉसिबल नहीं है। मजे की बात है, कॉनकेव के लिए पता है क्या पॉसिबल नहीं है? रियल ऑब्जेक्ट। खुद सोचो तब आएगा। सोचो आप, रियल ऑब्जेक्ट रखा, लो साहब रियल ऑब्जेक्ट, कहीं रटने की जरूरत ही नहीं है, पता अपन रटते हैं, इसलिए तो रे डायग्राम सिखा रहे हैं। आप 10 सेकंड में ऑन द स्पॉट पेपर बना सकते हैं। अब मुझे लगा ये पॉसिबल नहीं है, कैसे बनाया? ये रखा रियल, 2 लाइट रे, 1 2, बताइए कौन सा लेंस? कॉनकेव। क्या होता है इसका स्वभाव? डाइवर्जिंग, डाइवर्ज। कोशिश करिए, क्या ये रे कभी कटेंगी? हैंस इमेज कैसी? वर्चुअल। इतना ही आसान है, केवल आपको एक सेंटेंस हिट करना चाहिए। इमेज का निर्णय कौन लेता है? इमेज का निर्णय लेती हैं इवेंट के बाद वाली रेस, 1 2 3 4। इवेंट के बाद वाली रेस का नंबर बताइए, 3 और 4। बिल्कुल सिस्टम से डेवलप करिए दिमाग को, ऑप्टिक शानदार समझ में आएगा आपको। इवेंट के बाद वाली रेस का नंबर 3 और 4। अगला प्रश्न, क्या 3 और 4 कभी कट सकती हैं क्या? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो फैल रही हैं, इसका मतलब कभी रियल इमेज तो बनेगी नहीं। आप कुछ भी करो ना, आप क्या करोगे? इस ऑब्जेक्ट को ही तो आगे पीछे हिलाओगे, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, कुछ भी करोगे। इस लेंस के बाद तो हमेशा डाइवर्ज ही होंगी, और अगर वो डाइवर्ज होंगी तो जीवन में कभी मिलेंगी ही नहीं, और अगर वो नहीं मिलेंगी इसका मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी। 2011 का प्रश्न, कॉनकेव लेंस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी बनाता ही नहीं है। और रियल की हमेशा कैसे बनाएगा? वर्चुअल। चेक करो कैसे बनाएगा, खुद सोचो। पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो, देखो कैसी बनी, कैसी बनी? छोटी। इमेज कैसी? वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश। लिख लें। कहां पर होता है बताइए, कहां पे होता है ये मिरर? कहां पर, कहां पर? वो कार में, एक्टिवा में, रियर व्यू मिरर, तो यही तो होते हैं रियर व्यू मिरर। देखिए पीछे ट्रक आ रहा है, आपको उसमें कार में साइड में दिख जाता है, एक्टिवा के मिरर में दिख जाता है, वो तो सर मिरर है। मिरर नहीं है भाई, ये लेंस है। तो बच्चा यहाँ एक गलत सवाल कर देता है, इसलिए बता रहा हूं, वो मिरर है। आगे आएगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। पिछले साल ऐसा एक क्वेश्चन दिया हमने मेजर में, अच्छा बच्चा गलत करके आ गया कि सर मैंने तो ये सोचा
मैंने कहा भैया वो मिरर है, मिरर में तो इमेज दिखती है, ये लेंस है, लेंस में तो एनर्जी कहां चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ। तो ऐसा कंफ्यूजन भी हो जाता है मिरर और लेंस में, वो कौन है, मिरर है या लेंस है? ओहो, आज घर जाके देखना कहीं एक्टिवा में या टू व्हीलर्स में, क्या लग रहे हैं भैया, वो लेंस है मिरर है? मिरर है, और क्या। हाँ, पेपर में 2 बार सवाल आया है वो, अभी मिरर पे आएंगे तब लिखाऊंगा भी सही। और ये कंफ्यूजन था वो दूर किया कि भैया लेंस मिरर में अंतर समझना, लेंस अलग है मिरर अलग है, लेंस में तो एनर्जी टकराकर वापस लौटती है, जबकि लेंस में एनर्जी रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो हम बड़ी बात कर रहे हैं, सारे सवाल बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक बेसिक फंडामेंटल को भी नहीं भूलें कि लेंस और मिरर में अंतर होता है। सब कुछ फॉर्मेशन ऐसे ही होगा, वो भी कन्वर्जिंग होंगे, वो भी डाइवर्जिंग होंगे, छोटी इमेज बड़ी इमेज रियल सब बनेगा, पर बच्चों उसमें एनर्जी वापस आती है टकरा के। तो 2 छोटे प्रश्न सॉल्व कर लें। कॉनकेव लेंस में रियल रियल पॉसिबल नहीं है, और कॉन्वेक्स में वर्चुअल वर्चुअल। अब क्या मैं आपको डायरेक्ट लिखा था ना तो आपको मजा नहीं आता, अब आपने डायग्राम से इस बात को दिमाग में बढ़िया समझ लिया, और याद तो परीक्षा के लिए होना ही चाहिए। भूल गए तो आप एक डायग्राम से ऑन द स्पॉट निर्णय ले सकते हैं कि हाँ सर ये तो हमेशा रेस को फैलाएगा, रेस कभी कटेंगी ही नहीं, हैंस रियल इमेज तो कभी नहीं बन सकती। बोलो क्लियर? सबका अकाउंट तो चल रहा है ना, नहीं चल रहा तो मुझे बता देना, यूजर आईडी पासवर्ड रीसेट करवा दो। और एलएन प्लस का चल रहा है सबका? चलिए आगे बढ़े। अब कुछ कॉन्सेप्ट लिखिए, लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट्स। अब वो काम भी लेना है, अभी काम में इसलिए लेना है, ये तो चलो आज बोर्ड का काम करना है इसलिए आपको ओपन करना पड़ेगा, बाकी जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे ना तो इंस्ट्रूमेंट क्या है 2-3 बार सुनने के हैं, क्लास में तो मैं 3-4 बार समझाऊंगा ही समझाऊंगा, घर पर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में एक बार और सुनना एलटी से, तो आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की इतनी जबरदस्त फीलिंग आ जाएगी कि आपको रिवीजन ही नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्वेश्चन देखा और आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ट्रिक लगेगी और सवाल सॉल्व हो जाएगा, जबकि अपने मॉड्यूल में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं और आप आधा घंटे उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, और उसके लिए 3-4 बार रिवीजन चाहिए, 3-4 बार क्लास में पढ़ेंगे, घर पे आप एक बार और सुनना, फिर न्यूमेरिकल करना, तो आप क्वेश्चन देखते आपको पता लग जाएगा हाँ यहाँ से ये रिलेट होगा, यहाँ से रिलेट होगा, आप उसको ओरल सॉल्व करने लग जाएंगे। और उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे वो अपन ने पावर वाली ट्रिक डेवलप करी, आपने देखा इसको तो हमने खत्म ही कर दिया आपके जीवन से, ये वाला एक फॉर्मूला होता था 1/R1 - 1/R2। अब इसमें R1 R2 में पंगे होते थे, कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव, कभी दोनों पॉजिटिव कभी दोनों नेगेटिव, एक भी सवाल इससे सॉल्व नहीं किया, पूरा मॉड्यूल इसके बगैर सॉल्व हो जाता है। कौन सी ट्रिक से, पावर पहले लगा दो प्लस डिफरेंस अपॉन रेडियस, सारे प्रश्न इससे सॉल्व हो रहे हैं। तो इसी तरीके से एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन आप खटाखट सॉल्व कर लीजिए, बस को अच्छे से दिमाग में समझ में आनी चाहिए, बैठेगी तैयार होगी तभी तो अप्लाई कर पाओगे। चलो आगे बढ़े। अब लिखो कंसेप्चुअल पॉइंट, पहला लिखो सरल है ऑप्टिक्स, अपन यूं ही जबरदस्ती इसको कठिन मान के परेशान होते रहते हैं, बाकी 6 सवाल आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो इसके। अब आइए लेंस कटिंग, देखो क्या होता है, ये मेरे पास एक लेंस है, ये 1, ये म्यू, ये 1, क्या इसकी पावर लिख सकते हैं आप? बताइए पावर लेंस की या सरफेस की? सरफेस, कितनी सरफेस? 2। स्टाइल देखिए 1 2, सबसे पहला स्टेप, फिर कॉन्वेक्स की तरफ रेयर प्लस म्यू -1/R, म्यू -1/R, ये आ गई पावर डायरेक्ट।
फोकल लेंथ कोई पूछे उल्टा कर दीजिए, r/2 म्यू माइनस। सर आपने यहाँ खटाखट p बराबर 1/f लगा दिया, ये तो कल आप कह रहे थे नहीं लगेगा। दोनों तरफ एयर है, मस्त लगाइए। 99% यही लगता है। केवल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे सॉल्व होते हैं, p बराबर म्यू बाई एफ। बाकी तो इसी से काम चल जाता है, p बराबर 1/f। पर ये स्पेशल रिजल्ट है और ये स्टैंडर्ड है, हर जगह लगता है p बराबर म्यू बाय एफ। अब हमें क्या करना है, अब इस लेंस को काटना है। कभी ऐसे काटेंगे, इसको काटने के बाद टुकड़े कैसे होंगे बताइए, ऐसे, सही है। और एक बार आप इसको ऐसे काटेंगे, अब बताइए टुकड़े कैसे हो जाएंगे, ऐसे। आपसे पूछी जाती है हर टुकड़े की क्या बताइए, पावर बताइए। और क्वेश्चन बनता, हमने पिछले साल मेजर टेस्ट में दिया था एक सवाल, एक लेंस लिया, उसको कट किया, ऐसे कट किया और ऐसे कट किया, और कट करके जो पार्ट्स हुए उनको अलग अलग तरह से अरेंज कर दिया। एक बार ऐसे अरेंज किया, एक बार ऐसे अरेंज किया, एक बार इस तरह से अरेंज किया, एक बार ऐसे अरेंज किया। आपसे पूछा गया सबकी क्या बताइए, पावर और फोकल लेंथ। तो ये बहुत आप जल्दी हल कर सकते हैं अगर आपको ये टेक्निक पता है। इतना जल्दी सॉल्व होगा, पावर आप खटाखट बता सकते हैं। आप देखना और अच्छे से समझना। ये पी किसकी है, लेफ्ट की, राइट की, या टोटल, टोटल। सिमेट्री से आपको पता चल रहा है कि दोनों सरफेस की पावर बराबर है। तो बच्चों अगर इसकी पी है तो क्या इसकी p/2 और इसकी p/2 मान सकता हूं? आराम से चेक करिए, तेज हो रहा हूं तो मुझे रोकिए। टोटल पावर आप लिख पा रहे हो? पावर किसमें होती है, सरफेस में। कितनी सरफेस है उसकी, तो 2 पावर होंगी। सिमेट्री कह रही है दोनों पावर सेम है, तब तक जब तक ये इक्यू कॉन्वेक्स हो। बातों को समझो, आप समझदार हो। अगर ये R1 R2 होता ना, तो फिर p/2 कैसे होती, इसकी रेडियस अलग है, उसकी रेडियस अलग है। किसकी बात हो रही है, इक्यू कॉन्वेक्स की बात हो रही है। बोलिए हाँ है क्या? अब चलिए आराम से, इसकी पावर p/2, इसकी 0, इसकी हो गया खत्म। इसकी बताइए p/2, इसकी p/2, सर मैं ना यहां सोच रहा हूं लेंस तो आधा हो गया, क्या मतलब है लेंस के आधे से, जरा सोच। ये होता म्यू, ये होता 1, पावर किस में होती है, उसी स्टाइल से फिर लिखो, क्या लिखते, रेरर की तरफ कॉन्वेक्स की तरफ रेरर, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर, यही तो आंसर लाते। इसका मतलब इस सरफेस की अभी भी p/2, 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 p/2। अब ये कर सकते हो सवाल, कितना जल्दी सॉल्व होगा बताइए। इसकी p/2, इसकी 0, इसकी टोटल बता दो एक बार में, टोटल p, खत्म। इसकी बताओ 0, p/2, p/2, 0, टोटल चारों सरफेस की p। इसकी बताइए p/2, 0, 0, p/2, p टोटल, p/2, 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 p टोटल 2, खत्म। एक बार इसका रेशियो पूछा था, इसका आएगा 1:1। एक बार इसका पूछा था दूसरे सवाल में, इसका आएगा 1:2। हो गया, कभी रटने की जरूरत ही नहीं। ऐसे काटो, ऐसे काटो, आप खुद ही बता सकते हो। बताओ क्या इस टुकड़े की पावर चेंज हुई क्या, बताओ टोटल, p/2 प्लस p/2, p पहले भी p थी, अभी भी। इसका मतलब ऐसे काटने से पावर चेंज नहीं होती। क्या फोकल लेंथ चेंज होगी क्या, फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी। कैसे चेंज होगी, p बराबर होता है 1/f। जब पावर ही चेंज नहीं हुई तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी। इसमें बताओ तो ईच टुकड़े की, ईच पार्ट की बताओ, ईच पार्ट की बताओ। 0 प्लस p/2 कितनी, पावर वही रही या चेंज हो गई, चेंज हो गई। और पावर कितनी हो गई, आधी, तो फोकल लेंथ दुगनी। तो बताओ नई फोकल लेंथ 2। बोलिए क्या बात समझ में आ रही है, इतनी आसान है। अब इसको आप कभी भी करिए ना, कहां रटने की जरूरत है। टोटल पावर p,
हर सरफेस की p/2, प्लेन सरफेस की 0। अब आप किसी भी कॉम्बिनेशन की पावर निकाल सकते हैं, टोटल पावर निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ पे कमेंट कर सकते हैं, और p और 1/f बिल्कुल सही काम करेगा यहाँ, क्योंकि आजू बाजू a है। लिखना चालू करिए, फटाफट लिख लीजिए, जितना बना सकते हैं। मैं मिटा दूंगा 10 सेकंड में। वो हथियार बता तो दिया, नकल है ना अपने पास घर पे। हाँ, ये एक नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहां 50-70 MB खर्च हो जाएंगे, तो आपके 70 MB का आपका फेसबुक का नुकसान हो जाएगा भाई। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्या उसमें? नहीं है स्क्रीनशॉट अलाउड। डाउनलोड डाउनलोड हो जाता है। अच्छा, हो जाता है। चलो जल्दी आओ, फटाफट आओ। अच्छा, कल वाले क्वेश्चंस का फीडबैक बताओ, कितने लोगों ने करा अटेम्प्ट? करा सच में? बहुत बढ़िया। क्या रहा स्थिति? बने कुछ बने सवाल? अभी 50 सवाल और हैं लेंस के, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। और आज जो अटके हो ना, उनको एक बार फिर करना, क्योंकि अब थोड़ी सी ना मैच्योरिटी और आती है। पढ़ने से तो पता चलता है, रियल वर्चुअल की फील आती है और बातें सीखते हैं, ऐसे ही दिमाग धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जो अटक गए ना, आज उनको फिर से अलग फ्रेश मन से करना। 100% एक्यूरेसी पे आ जाओगे धीरे धीरे, और सब संभव है, ये मान के चलिए और दबंग बनिए। डरिए मत, परेशान मत होइए, और जिस तरह से मेहनत करते रहे, करते रहिए लगातार मेहनत। डटे रहोगे ना एंड तक, तो बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आएगा। बीच में परेशान हो जाओगे, नेगेटिव थॉट लाओगे, 2-3 दिन खराब कर दोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो समय खराब होगा। ओवर थिंकिंग का समय लाइए ही मत। दिन भर क्वेश्चन करिए, दिन भर एनसीईआरटी बायो क्वेश्चन, नेम रिएक्शंस लिख लिख कर याद करिए। तो आगे से आगे का टारगेट रखोगे ना, खाली बैठते हैं तब ओवर थिंकिंग आती है। और स्वाभाविक है, आप कुछ नया नहीं सोच रहे, ये सालों से बच्चे सोच रहे हैं कि सर पुराना बैक पोर्शन भी है, करंट भी चल रहा है, मेजर टेस्ट भी आ रहे हैं, हर मेजर टेस्ट के बीच में 3 दिन का ही गैप है, कैसे रिवाइज होगा। ये जो आप सोच रहे हो, सालों से हर बच्चा सोच रहा है। अचीवर प्लस वाला भी, लीडर वाला भी, एनक्यूज वाला भी, हम तो इतने समय से पढ़ा रहे हैं सेम। और आना स्वाभाविक है, कहीं इसमें कोई डर नहीं है। तो इससे परेशान मत होइए, इससे संघर्ष करके आगे बढ़िए, और सीधा छोटा छोटा प्लान बनाइए। अभी आपके 15 दिन का पता है क्या प्लान है? अभी केवल आपका एक प्लान है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें। अभी ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, हीट एंड थर्मो, सर्कुलर रोटेशन, ये सब होने वाले हैं और अभी होंगे, तो इन पे फोकस करो। और इसके बाद समय बच रहा है, तो 8 तारीख के माइनर में जो प्रीवियस टॉपिक आ रहा है उसको पढ़ लो। ये टॉपिक ऐसे तैयार कर लो जिनको मई जून में समय कम देना पड़े। स्मार्टनेस से चलो। अभी प्रीवियस बैकलॉग की चिंता मत करो, अभी सिर्फ ये चलो कि जो अभी चल रहा है इसको तो इतना बढ़िया कर, जैसा ऑप्टिक चल रहा है इसको अभी इतना ही बढ़िया करके रख लो कि जून में बस एक बार रिवाइज किया, 2 दिन 3 दिन में पूरा ऑप्टिक्स तैयार। प्लान से चलोगे, डिसिप्लिन से चलोगे, सब अच्छा होगा। ऑफ एंड ऑफ 2 दिन आए, फिर 3 दिन छुट्टी मान ली, सर 4 दिन फिर पढ़े, फिर 2 दिन छुट्टी मान ली, सर मैं एलटी देख रहा था, फिर वो आप डिसिप्लिन से हट रहे हो। डिसिप्लिन से हटोगे, उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, और वो पनिशमेंट आता है रैंक से, वो पनिशमेंट आता है नंबर से। इसलिए बहुत डिसिप्लिन से चलिए, और कैरियर के साथ मजाक मत करिए। अपना कैरियर है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। समय देंगे उसको, इनपुट देंगे, अच्छा होगा। सारा खेल मेहनत से पढ़ने पढ़ाने का है। हम भी पढ़ाते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि नहीं यार, पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं, एक एक बात सिखाएं, 4-4 बात सिखाएं। बच्चों को फिजिक्स का फोबिया हटाना है,
अब वो अंधेरा कायम ही थोड़े ना रखना है, फिर पढ़ाने का फायदा क्या? साल भर 5 साढ़े 5 महीने रहा, बच्चा एक लाइन बोल दे कि नहीं सर मेरा न्यूमेरिकल के प्रति अब थोड़ा सा ना स्वभाव बदल गया है, तो हमारी 5 महीने की मेहनत सफल है। नहीं सर पहले न्यूमेरिकल को लेकर अप्रोच और अब अप्रोच में अंतर आ गया है। पहले सर मैं थोड़ा भागता था, अब मुझे सवाल करने में इंटरेस्ट आता है। मैंने एनसीईआरटी खोल ली सर 20 बार, आज तक एनसीईआरटी नहीं खोली थी। मॉड्यूल रेस पिछले साल ऐसे कैसे पढ़े थे? आपने 4 4 6 6 8 8 और मॉड्यूल खुलवा दिए। इतना ही पॉजिटिव है, और मेहनत कर लेंगे 2 महीने में चेंज आ जाएगा। करो, अपने आप से लड़ाई करो, कंपेयर मत करो। कंपेयर करोगे सर पास वाला बच्चा ये कर रहा है, ऊपर वाला 3rd फ्लोर वाला बच्चा ये कर रहा है, 5th फ्लोर वाला बच्चा ये कर रहा है। सबका आउटपुट इनपुट अलग अलग होते हैं। आपको बायो में कम समय लगता है, उसको हो सकता है बायो में ज्यादा समय देना पड़ता है। आप तो क्या देख रहे हो यार, वो दिन भर फिजिक्स करता है यार, दिन भर फिजिक्स करता है यार, उसकी फिजिक्स बहुत बढ़िया है, केमिस्ट्री बायो उसके तैयार है, इसलिए वो फिजिक्स में ज्यादा मेहनत कर रहा है। आपकी फिजिक्स ठीक है तो आपको बायो में ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, किसी से आप देखकर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। उसका टॉपिक के प्रति क्या इन्फ्लुएंस है, उसका टॉपिक सब्जेक्ट के प्रति कितना आता है, हमें थोड़ी ना पता है। हम तो सिर्फ देखते आ रहे यार ये बुक कर रहा है मैं भी बुक करूंगा। ऐसे कंपेयर से काम नहीं चलेगा। अपना खुद को जस्टिफाई करिए, खुद की मेहनत बढ़िया रखिए, वो मायने रखती है। यहां बताइए हर टुकड़े की पावर, हर टुकड़े की पावर p/2, पावर आधी, फोकल लेंथ दुगनी। इसमें ना पावर बदली ना फोकल लेंथ, तो फिर क्या बदला? क्या बदला? अगला पॉइंट लिखेंगे, कंसेप्चुअल पॉइंट नंबर 2। अरे पूरा लिखने का मौका दे दिया आपको, मिटाना था जल्दी। कोई नहीं, अगले बैच में ध्यान रखूंगा। अब क्या गलती हो जाती है, पूरा लिख लिया आपने, फटाफट मिटाना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो अब समझना कॉन्सेप्ट नंबर 2। सुनना, बढ़िया बढ़िया फंडे हैं सारे, सब लेंस ही लेंस है, इतनी सारी लेंस की बातें हैं सिलेबस में, कल 50 मिनट और चलेगा लेंस। ये मेरे पास एक लेंस है, मैंने क्या किया, इसके आधे हिस्से को ढक दिया या ब्लैक रंग से पेंट कर दिया। ठीक है साहब, ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज आधी बनेगी या पूरी बनेगी? क्यों, लेंस तो आधा है, लेंस तो आधा है साहब, आधी बनेगी। ये रे आई, ये रे आई, क्योंकि मन में आना स्वाभाविक है, काउंटर एक्ट करोगे तभी तो मजा आएगा। सर लेंस आधा है तो इमेज तो आधी बननी चाहिए, ऐसा नहीं होता, समझना। ये हमारी 10th क्लास से गलती चल रही है। क्या? ये हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये 2 रे बना देते हैं बस। 10th में भी यही हुआ, 12th में भी ये हुआ, हम भी ऐसे ही बना रहे हैं। पर वास्तव में बच्चों 2 रे से इमेज थोड़ी ना बनती होगी। इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या रखा है कि 2 ही रे निकलेंगी क्या? नहीं भाई, इससे तो हजारों रेज निकल रही हैं। सुनना, हजारों रेज निकल रही हैं, और ये हजारों रेज रिफ्रैक्ट होकर वही मिल रही हैं, और क्या बना रही हैं? इमेज। अब सुनिए, अगर आप ये आधा गायब कर दोगे, क्या कोई फर्क पड़ा क्या? इमेज वही बनेगी, वैसी ही बनेगी, केवल एक फर्क पड़ा, उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक। क्योंकि पहले उसको बनाने के लिए 10,000 रेज इंटरसेक्ट हो रही थी, अब उसको बनाने के लिए आधी रेज इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए उसकी चमक, उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाकी कोई अंतर नहीं। क्या लोकेशन वही रहेगी? बिल्कुल वही रहेगी। क्या उसकी पावर वही रहेगी? फोकल लेंथ वही रहेगी? सब कुछ वही रहेगा। इमेज भी पूरी बनेगी, पर केवल एक अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा? ब्राइटनेस। क्या होता है आशीष सर ये ब्राइटनेस? ब्राइटनेस मतलब होता है चमक।
चमक का मतलब होता है कि आपको जो इमेज बन रही है वो कितनी कॉन्ट्रास्ट दिख रही है, कितनी बढ़िया दिख रही है। इसलिए तो कहा जाता है, और 5 दिन बाद पढ़ेंगे भी सही, इस साल आया भी था, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं वो बहुत बड़ा लेते हैं, बहुत बड़ा होता है टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस। कारण सुनिए, आनंद आ जाएगा। जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी, ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो ब्राइट बनेगी। क्योंकि वैसे ही हम टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीजें दिख रहे हैं, वैसे ही बहुत दूर है। जितना बड़ा अपर्चर लोगे वो ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा, ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा तो जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा, ब्राइट बनाएगा। तो याद रखिए, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। जितना ज्यादा अपर्चर का एरिया होगा, अपर्चर मतलब ये लेंस, ये वाला एरिया अपर्चर का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी ऑफ इमेज भी ज्यादा आएगी। जरा सोचिए, ये इतना सही होता तो क्या बिगाड़ा इसने, बताइए। क्या इमेज नहीं बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। कहां बनेगी? वहीं बनेगी, उसकी लोकेशन वही रहेगी। कारण क्या इसके पास पावर नहीं है क्या? है ना। कितनी है बताओ, इसके पास क्या थी, p/2 p/2, इसके पास भी p/2 p/2, फोकल लेंथ इसकी भी f आएगी। ये रे आई, ये रे आई, यहां कटेंगी, क्या बनेगी, इमेज। क्या अंतर है इसमें, इसमें इसमें क्या अंतर है? केवल ब्राइटनेस का। यहाँ 10,000 काम आ रही हैं, यहाँ 5,000 काम आ रही हैं, यहाँ 500 ही काम आ रही है। इंटरसेक्ट तो अभी भी हो रही है, इमेज तो अभी भी बन रही है, पर इसकी ब्राइटनेस सबसे कम है। इसलिए कॉन्सेप्ट निकल कर आया, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। और ये साल का सवाल भी है कि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं वो बहुत बड़ा क्यों लेते हैं? 2 कारण है। एक कारण है रिजोल्यूशन, वो आगे पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में। एक दूसरा कारण है, जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट एंटर करेगी, और ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो जो इमेज बनेगी वो ब्राइटेस्ट बनेगी। बोलिए, क्लियर है क्या? लिखना चालू करिए। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। जितना बड़ा अपर्चर का एरिया होगा बच्चों, उतनी इंटेंसिटी इमेज की जबरदस्त होगी। आज पढ़ना लेंस 1 घंटा फिर देना। आज ये कंटिन्यू पढ़ेंगे तब आउटपुट आएगा। आप सोचो मैं 4 लेक्चर का एक साथ पढ़ लूं, दिमाग डेवलप ही नहीं होता। इसलिए तो एक क्लास ही लगाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि चारों क्लास ऑप्टिक्स ही लगा दो सर, 3 दिन में खत्म। बिल्कुल हो जाएगा, उतने लेक्चर मिल जाएंगे 4 दिन में, पर 4 दिन में दिमाग समझ ही नहीं पाएगा। 4 घंटे आप लगातार ऑप्टिक्स पढ़ लोगे, समझ थोड़े पाएगा। वो धीरे धीरे डेवलप होता है। आज बातें सीखी आपने, 10 सवाल लगाए, फिर कल पढ़ाया, फिर बात सीखे, फिर सवाल लगाए। ऐसे स्लो 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 दिमाग डेवलप होता है। तो उस नेचर को आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अपन क्या करते हैं, 6 दिन का एक साथ पढ़ेंगे, तब होगा ही नहीं तैयार। आज ही पढ़ो ना 30 मिनट में, और उसके साथ 15 क्वेश्चन कर लो। ये तरीका है और ऐसे ही सीखा जाता है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया, एआईपीएमटी में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक लेंस है जिसका डी डायमीटर है, और ये जो इमेज बना रहा है बच्चों,
उसकी इंटेंसिटी है आई, जो इमेज बना रहा है उसकी इंटेंसिटी आई। अब आपने क्या किया, इसके सेंट्रल पार्ट को ब्लैक कर दिया, बीच बीच में जो हिस्सा था इसको ब्लैक कर दिया। सेंट्रल पार्ट इज ब्लैकन d/2 डायमीटर में। अब आपसे पूछा गया है नई इंटेंसिटी ऑफ इमेज बताइए। बना के लाना डायग्राम, कॉपी चेक करूंगा, नहीं खाली पन्ना लेकर आ जाए। हाँ वो है, डाउनलोड कर रखा है एलन का ऐप। हाँ वो डाउनलोड कर रखा है। हाँ सर, पूछा ही नहीं इसने क्या डाउनलोड। हाँ सर, हाँ सर डाउनलोड नहीं है सर, मैं तो लाइव ही देखता हूँ सर, वीडियो कह रहा हूँ वीडियो। चलो अब लेंस है, उसका सेंट्रल पार्ट को क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब पहले तो आप थ्योरेटिकली सोचो, न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे, पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, क्या इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा या नहीं। पहले शब्दों को बोलिए कि सर बिल्कुल पड़ेगा। पहले लाइट पूरे पूरे लेंस में से आर पार हो रही थी, अब जब बीच में आपने काला हिस्सा कर दिया तो लाइट तो सिर्फ बचे बचे भाग में से तो निकलेगी, तो इमेज को बनाने के लिए कम रेज पार्टिसिपेट करेंगी, तो जो इंटेंसिटी बनेगी वो कम हो जाएगी। तो पहला आंसर तो हम ये दे सकते हैं फंडामेंटली, इंटेंसिटी लेस देन आई आई। कितनी आएगी वो मैथ सहायता करेगा, फिजिक्स पहले कंसेप्चुअल से लाइए। हमेशा पहला होता है एक बेस समझें कि हाँ सर देखिए, पहले तो पूरे लेंस से राइट रेज निकलेंगी, अब ऊपर से निकलेगी, नीचे से निकलेगी, बचे हुए पार्ट पर यहां से तो निकल ही नहीं सकती। बोली हाँ है क्या, आइए कोशिश करते हैं। अब इसमें एक स्टेप की गलती है, इसलिए 2 बार पेपर में आया। वो क्या स्टेप है वो आप देखना। पहले की बात करता हूं, एक बार बोर्ड पे समझिएगा, बाद में लिखिए। पहले की बात करिए, डायमीटर कितना, डी, रेडियस बताइए, रेडियस d/2, एरिया बताइए, एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, पाई d²/4, पाई d²/4। ये कब का एरिया, पहले का। ओके, बाद में बताइए जो ब्लैक पार्ट किया उस ब्लैक एंड पार्ट का डायमीटर कितना है, d/2, रेडियस बताइए इसकी भी आधी, d/4, एरिया बताइए पाई इंटू d/4 का स्क्वायर, पाई d²/16। पर अब मजे की बात है, ये एरिया नहीं, रिमेनिंग एरिया काम का है। टोटल एरिया में से ये वाला घटाना पड़ेगा। अब क्यों, उसको आप समझिएगा, आपको मजा आ जाएगा, देखिएगा बताता हूं। नहीं नहीं, अरे पिछले 15 साल से कर रहे हैं, देखो समझना। वो क्या रहा है, समझो समझो समझो। अब जैसे पहले लेंस था, वो पूरा लेंस था, अब आपने बीच के सेंट्रल पार्ट को क्या कर दिया, ब्लैक। अब पता है क्या हो रहा है, लाइट बताइए कहां से गुजर रही है इमेज बनाने के लिए, साइड साइड। अब पता है साइड साइड का एरिया निकालने के लिए मैथ्स में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है। तो पता है मैथ्स क्या जुगाड़ बताएगी, पहले पहले का निकालो, फिर ब्लैक वाले का निकालो, और टोटल में से ब्लैक वाला घटा दो, तो कौन सा एरिया आएगा, वो एरिया आएगा जहां से लाइट क्रॉस करेगी। महसूस करिए ना, ये साइड वाले से क्रॉस कर रही है, मानते हैं, पर ये जो बचा हुआ है ना हिस्सा, इसका एरिया निकालने का मैथ्स में फॉर्मूला ही नहीं है, करेंगे क्या।
तो हमने पहले निकाला टोटल का, फिर बीच का, और फिर दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया। बोलो हाँ है क्या? चलो लिखो। तो ये आएगा आपका 3/4 पाई डी स्क्वायर। लिखना चालू करिए। 16 4 4 में से 1 गया 3। अब बताएं क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। बस ये गलती होती है बच्चे से, ये वाली, वो ये वाला एरिया काम में ले लेता है तो आंसर आ जाता है I/4, जबकि आंसर आएगा 3I/4। समझो क्यों घटाया? ये फील आई आपको? क्योंकि वही एरिया काम का होगा जहां से लाइट पास होगी, इसलिए काम का। ये स्टेप जबरदस्त करिए, कोशिश करके बताइए। इंटेंसिटी एरिया के प्रोपोर्शन। बढ़िया सवाल है, फेमस क्वेश्चन है। 2 बार रिवाइज कर लोगे तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो 3I/4, जबकि सामान्यतः बच्चा A/4 से I/4 सोचता है, क्योंकि वो तो ब्लैक वाला एरिया आया है भैया, ब्लैक वाला तो काम का ही नहीं है। घटाने वाली बात समझ में आ गई? घटाने वाली बात समझिए, वही इंपॉर्टेंट है। लेंस बहुत अच्छे से करना। लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे सवाल आता ही आता है। इस साल भी लेंस पे क्वेश्चन आया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आया है। जितनी वैरायटीज हैं, जितने आपके पास स्टडी मटेरियल है, सब कुछ कर सकते हैं। और समय की कमी लग रही है तो क्लास नोट्स और एक्सरसाइज 2, ये तो कम से कम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम। इसके बाद आप रेस करिए, बिगनर बॉक्स करिए, एक्सरसाइज 1 करिए, वो सब मोस्ट वेलकम है। पर आपको लग रहा है कि सर मेरी समय की कमी है, मुझे बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, समय कम मिल पाता है, तो आप एक सेकंड अल्टरनेट काम में ले सकते हैं, क्लास नोट्स के साथ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हमने एक वीडियो बनाया है एलएन की तरफ से, आप देखना, विनोद कुमावत सर ने और विजय सोनी सर ने पिछले 30 साल से जो फिजिक्स केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं, इतने सालों बच्चों को खूब पढ़ाया है। और उन्होंने 640 का हमने टारगेट सेट किया है कि मिनिमम जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत आरामदायक स्कोर है, वैसे तो 610, 605, 615, 620 में भी पिछले 2 साल से मिल रहे हैं, पर ऊपर नीचे कट ऑफ होता रहता है। 640 तो मतलब इतना सिक्योर्ड है कि उसमें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना ही है। तो उसके लिए पूरा प्लान आउट किया है कि भाई कैसे कैसे 640 तक आप पहुंचे जा सकते हैं। और जो उसका कंक्लूजन है, जब आप उसको 2-3 बार सुन के देखोगे, तो सर ने एक बात ही बताई है, कुमावत सर ने, कि 80 से 85% क्वेश्चन परंपरागत ट्रेडिशनल आते हैं। ट्रेडिशनल शब्द समझते हैं क्या मतलब होता है? जो पहले आ चुके हैं। इसलिए हम आपको पीवाईक्यू पे जोड़ देते हैं कि भैया 80% सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही डायरेक्ट डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड का मतलब समझे आप? 5 किलो का 10 किलो कर देगा, म्यू 0.75 था फ्रिक्शन, अब 0.5 कर देगा, एंगल 30 का 45 कर देगा। और जो सवाल की आत्मा है, जो सवाल का अंडरलाइन थॉट है, वो क्या रहेगा? और ये आप किसी भी पेपर में चेक कर सकते हैं, किसी भी पेपर में, 2008 का उठाओ, 2010 का उठाओ, 2018 का उठाओ, 2022 का उठाओ, 21 का उठाओ, 22 में भी ऐसा ही होना है। क्योंकि जो फॉलो हो रहा है पैटर्न, 80 से 85% क्वेश्चन PYQ से डायरेक्टली डिराइव्ड होते हैं। शब्द वापस सुनिए, डिराइव्ड फ्रॉम PYQ। एग्जैक्टली PYQ आ जाए तो वो तो बहुत ही लॉटरी है कि सर मेरे तो 5 किलो का 5 किलो ही आ गया, सर मैं टिक करके आ गया, मैंने पढ़ा ही नहीं। पर उससे डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो। तो इस बात का फायदा उठाइए। कहां इधर उधर हम भटक रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। सीधा कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस 25 साल के, 30 साल के, 34 साल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए, लॉजिकल करिए, अपने आप बातें बढ़िया होती जाएंगी। चलो आंसर बताओ, कितना कितना? 3I/4। पहले इंटेंसिटी क्या थी? आई। बात की नहीं पता। पहले का एरिया πd²/4, बात का 3πd²/16।
पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कटा, 4 से 16 कटा, ये उधर जाएगा तो 3/4 आई। अच्छा फोकल लेंथ का क्या हुआ होगा? फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कैसे पड़ सकता है, कोई मतलब ही नहीं है, फोकल लेंथ तो वही रही। लाइन खींच के खत्म करिए, तीसरा कॉन्सेप्ट लिखिए। तीसरा कॉन्सेप्ट लिखिए। अब सुनिएगा, ये मेरे पास एक इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है आर आर μ1 क्या इसकी पावर लिख सकते हैं डायरेक्ट? अब खूब प्रैक्टिस कर ली, खूब, बताइए कितनी? μ-1 अपॉन डायरेक्ट फोकल लेंथ लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, हो गया। लेंस मेकर 10 सेकंड में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट पावर और फोकल लेंथ। क्या पावर और फोकल लेंथ, वापस, क्या पावर और फोकल लेंथ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है क्या? साफ साफ दिख रहा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज हो रहा है, ये बदल दोगे, पास वाला बदल दोगे तो सारा मामला ही चेंज हो जाएगा। आप इतने सवाल करके आए हो, कभी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, कभी पावर नेगेटिव हो जाएगी। खेल किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? खुद का भी और बाजू वाले का भी। बोलो हाँ है क्या? अब आपने क्या किया, बाजू तो नहीं बदला, परंतु लेंस का ही अलग अलग मीडियम अंदर भर दिया। बताओ कितनी इमेज, कितनी इमेज? 3 या 1? क्यों 3? खुद बताइए। ये रेज आई, ये रेज आई, आराम से समझिए। इस रे को किस में से गुजरना है? μ1 से, तो ये μ1 के हिसाब से रिफ्रैक्ट होगी, ये वाली μ2 के हिसाब से रिफ्रैक्ट होगी, ये वाली μ3 के हिसाब से होगी। तो कितनी इमेज बनेंगी? 3 इमेज बनेगी। कितनी इमेज? 3। सर कोई दूसरे तरीके से समझाओ। दूसरे तरीके से देखिए, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, इस वाले की फोकल लेंथ निकालोगे तो μ1 काम में लोगे, इसकी निकालोगे μ2 काम में लोगे, इसकी निकालोगे μ3 काम में लोगे। बताओ कितनी फोकल लेंथ निकल के आएंगी? 3। 3 फोकल लेंथ आएंगी, इसका मतलब कितनी इमेज बनेंगी? 3। जितने मीडियम उतनी इमेज। पर ये ट्रिक याद कर लोगे तो परेशान हो जाओगे। अगला सवाल ऐसा है, उन्होंने मीडियम ऐसे भर दिए, ये μ1, ये μ2 और ये μ3। अब बताओ कितनी इमेज? 3 या 1? 3 या 1? सर अभी भी तो 3 ही मीडियम है, अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर क्या है? क्या ऐसे भरने से भी मामला चेंज हो सकता है क्या? इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करते हैं। आप मुझे इसका आंसर देना है। ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, ये तीसरा लेंस, ये चौथा लेंस। 4 लेंस रखे पर चारों के मीडियम अलग अलग। बहुत मस्ती से कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, मजा आएगा। ये रेज आई, बताइएगा क्या हर रेस के साथ एक जैसा ही व्यवहार होगा क्या? इसको भी 4 बार गुजरना है, चारों अलग अलग मीडियम से गुजरना है। इसके साथ भी वही होगा, इसके साथ भी वही होगा, इसके साथ भी वही होगा। ये रिफ्रैक्ट हो, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, यहां मिली, ये भी तो वैसे ही रिफ्रैक्ट होके वहीं मिलेगी, ये भी तो वैसे ही रिफ्रैक्ट होके वहीं मिलेगी। अंतर क्या है? चारों को उन्हीं लेंस में से गुजरना है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुजरना है। जितनी पहले की बेंडिंग होगी उतनी ही बाद वाले की होगी। इसका मतलब
यहां नंबर ऑफ इमेज बताइए, नंबर ऑफ इमेज बताइए। इसका दूसरा तरीका सिखाता हूं, वो बताइए। क्या मैं इन चारों की जगह एक पावर नहीं लिख सकता क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। सोचिए, इस पूरे की एक नेट पावर आएगी, और नेट पावर से एक ही तो फोकल लेंथ आएगी या चार आएंगी? एक ही आएगी। इसका मतलब इमेज एक ही बनेगी। जबकि यहां बताइए, सर यहां एक क्यों नहीं बन रही? महसूस करिए ना, इस रे को सफर करना है किससे? म्यू1 ओनली। म्यू1 से सफर करी, एयर में भाग गई। इसको म्यू2 से करना है, इसको म्यू3 से करना है। तीनों को अलग अलग मीडियम से सफर करना है, अलग अलग म्यू, अलग अलग फोकल लेंथ। जबकि बच्चों यहां हर रे को 4 बार अलग अलग लेंथ से गुजरना पड़ेगा। आप इन चारों की जगह एक इक्विवेलेंट लेंस लगाओगे तो कितने का लगाओगे? पी नेट, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। क्या यही बात आप यहां लगा सकते हैं क्या? आओ कोशिश करो। लो, लो, ये रेज आ रही है। बताओ क्या होगा? क्या सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा क्या? क्यों? सबको किस में से गुजरना है? सबको पहले म्यू1 से, फिर म्यू2 से, फिर म्यू3 से। आप बोल सकते हो सर दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंस। इनकी जगह मैं कितने का लेंस लगाऊंगा? एक लेंस। और सारी रे कन्वर्ज होकर एक ही जगह मिलेंगी। बताइए कितनी इमेज? ओनली 1 इमेज। तो ये रटना कि जितने मीडियम होते हैं उतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उतनी इमेज, गलत है। स्टाइल देखनी पड़ेगी कि उनको कैसे भरा गया है, कैसे भरा गया है। हाँ, ये अच्छी लैंग्वेज है। अगर एक्सिस के पैरेलल भरा गया है, एक्सिस के पैरेलल भरा गया है, तो जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी नंबर ऑफ इमेज। पर इतनी ट्रिक काय को याद करनी, जरूरत ही नहीं है। कितना लॉजिकल है। यहां बताइए 3 इमेज, क्योंकि हर रे को अलग अलग मीडियम से रिफ्लेक्ट होना है। यहां क्यों एक ही? क्यों? कारण बोलिए, कारण बोलिए। सर 10 की 10 रे का व्यवहार एक जैसा है, सबको उन चारों में से ही गुजरना पड़ेगा, तो चारों सबकी बेंडिंग एक जैसी ही होगी। बनाइए। कल कितने 25 दिए थे? कितने दिए? कोई ऐसा बच्चा जिसके 25 के 25 सॉल्व होगी? 25 के 25, 12 बच्चों, 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा। ठीक। डाउट लिख के रखिएगा, जब डिस्कस करूंगा तो सारे पूछिएगा। और आज जो नहीं हुए उनको एक बार मेरे कहने पर फिर से अटेम्प्ट करना। उससे आप खुद फाइट करके जब आंसर निकालोगे ना बच्चों, वो बहुत काम का है। सॉल्यूशन काम का नहीं है। सॉल्यूशन तो किताबों में भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, मैं भी बताऊंगा। पर खुद की लड़ाई से जो आंसर आता है ना, उससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, अरे सर मैंने किया है सवाल सॉल्व, वो ही काम का है। पढ़ो, लड़ाई लड़ो, सवाल को एंड तक, सवाल के साथ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब उससे कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस काम का है। बेटाऊं, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई, समझ में आया? ये बेंडिंग दिखाइए आपको, एक रफ आइडिया। इससे बैंड, इससे बैंड, इससे बैंड, इससे बैंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भरने के स्टाइल पर भी डिपेंड करता है कि इमेजेस कितनी बनेंगी। थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला सवाल बताइए।
जेई मेन का, उसने आधे में पानी भर दिया इधर आजू बाजू, और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4, लास्ट वाला प्रश्न जेई मेन का है, पूछा गया है नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। हाँ, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या कारण, बताओ सही, 2 आंसर है, क्या मन में फंस रहे हो, बोलोगे तब बता पाऊंगा ना। ये बहुत सारी रेज आई, इन ऊपर वाली सबका व्यवहार एक जैसा होगा, वाटर से एयर में वाटर से ग्लास में जाएंगी, ग्लास से वाटर में, इनका व्यवहार अलग होगा। तो ऊपर वाली तो एक ही जगह कन्वर्ज होंगी, नीचे वाली अलग जगह कन्वर्ज होंगी। कौन सी आगे पीछे होगी वो तो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। क्या आप इसकी पावर नहीं निकाल सकते ऊपर वाले की, बताओ, ऊपर वाले की पावर नहीं निकाल सकते। आप तो ये भी बता सकते हो पावर कैसे निकालोगे, बताओ। रेरर की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर 1.5 माइनस 4/3 का डबल, इसका क्या होगा 1.5 माइनस 1, कितनी पावर आएंगी, 2, ऊपर की अलग नीचे की अलग, इसका इंप्लाइज 2 फोकल लेंथ आएंगी, 2 फोकल लेंथ आएंगी इंप्लाइज 2 इमेज बनेंगी। कहीं परेशानी की तो बात ही नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंट बात है। यहां वो लगता ही नहीं ना, मैं ये सोच रहा हूं, मुझे ये लग रहा है, यहां नहीं लगता, यहां तो भाई सटीक चलता है। अब ये कितना बढ़िया रहता कि ऊपर से नीचे पे जाने पर अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है तो भाई बढ़ते ही रहना चाहिए ना। अब उसमें बीच में आप 4 एक्सेप्शन और लगा देते हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर ऊपर की पावर अलग आएगी, नीचे की पावर अलग आएगी, कितनी फोकल लेंथ आएंगी, 2, 2 इमेज बनेंगी, आंसर है 2 इमेज विल फॉर्म। अगला लिखिए, कौन सा वापस समझाऊं बताइए, ये वाला क्लियर हुआ, ये वाला बताइए कितनी इमेज, 3, कारण बताइए कारण। सर यहाँ 3 फोकल लेंथ आएंगी, यहां कितनी फोकल लेंथ आएगी, 1। दूसरा तरीका समझने का, सर इन तीनों की जगह में एक 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 लेंस लगा सकता हूं पी नेट का, कितने का, P1 प्लस P2 प्लस P3 का, एक फोकल लेंथ आएगी। तो फाइनली रेज सारी की सारी किसी एक जगह जाकर ही कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी। बढ़ो आगे, 1 मिनट रुक जाता हूं, थोड़ा इस बात को आप समझ लो, दिमाग में बैठा लो, मन में कोई डाउट हो रहा तो मेरे से आप पूछ लो। इमेजेस का फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, मैंने 3 बातें आपको सिखाई। पहले में सिखाया कॉन्सेप्ट में लेंस को काटना, दूसरे में आपको सिखाया लेंस को ढकना, काले रंग से आपने ढक दिया, तीसरे में सिखा रहे हैं अब लेंस को अलग अलग मीडियम से अगर कंस्ट्रक्ट करें तो क्या होगा। ये सब लेंस की खास बातें हैं। चलो अब कुछ 10th क्लास की और 10 मिनट बात कर लेता हूं। जैसे आप सभी को याद है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसे बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। इसमें सारी वैल्यूज हमेशा साइन के साथ रखी जाती है, साइन के साथ, u प्लस एफ प्लस यू माइनस एफ माइनस। जो अननोन होता है, क्योंकि तीनों तो नोन होंगे नहीं, 2 नोन होंगे और 1 अननोन, कभी भी अननोन का साइन नहीं रखा जाता। लेट आपको u पता है, f पता है,
तो u और f तो आपको सोच के रखने हैं, परंतु v का कोई साइन नहीं रखना, ना प्लस रखना है ना माइनस, अपने आप ये इक्वेशन साइन देगी कि v प्लस आएगा या माइनस। तो पहली खास बात। दूसरी खास बात, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैसा लिया जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने आपको लिखा भी दी, फिर बता दी। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो f क्या लेंगे, पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस होगा तो f क्या लेंगे, नेगेटिव। फिर आपको एक मैग्निफिकेशन याद हो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 10th क्लास में पढ़ते थे। मैग्निफिकेशन होता है HI अपॉन HO, जिसका फॉर्मूला होता है V बाय HI अपॉन HO बराबर V बाय U। एक बार में डिराइव कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, वैसे हर बुक में दे रखा होता है, हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में होता है 12th लेवल पर, और आपको फील करा देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट, दो लाइट रे, 1 2, ये कैसे जाएगी, सीधी, ये कन्वर्ज, यहां क्या बनी, इमेज। फील करिए, ये कौन, U, ये कौन, V, ये क्या है, HO, ये क्या है, HI। अगर ये एंगल अल्फा है तो वर्टिकल अपोजिट ये भी अल्फा होगा। चलो आराम से बताओ, इसमें tan अल्फा, मस्ती से, tan अल्फा HO अपॉन U, बहुत सुंदर। इसमें tan अल्फा खोलो, tan अल्फा HI अपॉन V, कंपेयर कर लो, HO बटा U, HI बटे V, HI बटे HO, V बाई। जरूरत नहीं है, बोर्ड में आता है तो वहां 3 नंबर का पूरा डेरिवेशन होता है, जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट याद करिए, HI अपॉन HO बराबर V बाई U। व्हाट इज HI, हाइट ऑफ इमेज। HO अगर प्रिंसिपल से ऊपर है तो HO पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल से नीचे है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो HI नेगेटिव। सब याद होने चाहिए, सब पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर एक फॉर्मूला आपको और याद है कि इसको सर यूज ही नहीं करते, अभी आउट ऑफ फैशन हो गया है, कोई नहीं लगाता, ये लगाते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट, m बराबर f अपॉन f प्लस यू। इससे एक बार में आंसर आ जाता है, कैसे आप देखना। इससे आप क्या करते हो, बता, सोच के बताओ क्या करते हो, u रखते हो, f रखते हो, और क्या निकालते थे, v। 10वीं क्लास में खूब करा आपने, ये सब बेकार है, इससे सब कुछ एक बार में हो रहा है, चेक करो। u रखा, f रखा, क्या आया, m, उस m को किसके बराबर कर दिया, v बाई u, एक बार में क्या आ जाएगा, v। आपका एलसीएम ट्रांसफर सब हट जाए। सर ये कैसे आ गया, थोड़ा सा आइडिया दे दो सर, ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाय एफ, यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, u बाई वी, u बाई यू, u बाई एफ। u बाई वी सोचिए बच्चों, v बाई यू एम है, v बाई यू एम है, तो u बाई वी 1 बाई एम, ये हट गया, ट्रांसफर कर दीजिए, u बाई एफ प्लस 1, एफ एलसीएम u प्लस एफ, उल्टा कर दें, आप इससे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। इसमें तो वैल्यू पुट करो, साइन रखो, फिर ट्रांसफर करो, एलसीएम लो, 20-22 सेकंड लगते हैं, उससे आप 10 सेकंड में फ्री हो जाओगे डायरेक्ट, एफ अपॉन एफ प्लस यू। वी की टर्म्स में याद है किसी को, वी की टर्म्स है एफ माइनस वी अपॉन एफ, लिख लीजिए। वी की टर्म्स में कैसे ला सकते हैं, यहां जो आपने यू से मल्टीप्लाई किया है ना, आप किससे कर दो, 20। ये पूरी 10th क्लास है, लेंस फॉर्मूला कहलाता है ये, और मैग्निफिकेशन कहलाता है। कोई बताएगा ट्रांसवर्स शब्द क्यों लिखा गया, व्हाट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, बड़ी स्टाइल से देखिए, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है, दैट्स व्हाई शब्द क्या है, ट्रांसवर्स। आप पढ़कर भी तो आए हो, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, रस्सी में जो पैदा होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स इज अंडर रूट टी बाई म्यू, याद करें। तो ट्रांसवर्स का मतलब ही क्या होता है,
परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो बच्चों ऑब्जेक्ट रखा गया है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा। पहला क्वेश्चन लिखें, आओ जल्दी आओ। कल खत्म होगा 3.5 लेक्चर में लेंस। आपको क्या करना चाहिए, इन 4 लेक्चर को एक पेज पे कन्वर्ट कर लो। लेंस की जहां से हेडिंग डाली, एक एक पेज को पलटते जाओ, जो उसमें काम की बात आ रही है वो एक पेज पे लिखते जाओ। ऐसा करने में आपको 1 घंटा लगेगा और वो 4 के 4 लेक्चर आपके सिंगल पेज में कंक्लूड होके आ जाएंगे और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी 12-15 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके पास में लिखाऊंगा, उनको आज घर जाके अटेम्प्ट करके देखो। 12-15 क्वेश्चन, मुश्किल से आधा घंटा। आपको आइडिया लगेगा कि अपन जो पढ़ रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर। लिखें, होमवर्क लिख लें। वो लेंस वाला डायग्राम उससे बना लीजिएगा, एलटी से, है ना। और ऐसा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में करूंगा, सिर्फ एक ही रीजन है उसके पीछे, वो रे डायग्राम है। सारा हम समझ लेंगे, पर रे डायग्राम बनाने के लिए जो समय खर्च हो रहा है वो आप घर पे बना लेंगे। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक बार और काम भी पूरा हो जाएगा। सही है। तो ऐसा केवल कंपाउंड टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में करेंगे, बाकी तो सारा जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। लिखिए, रेस नंबर 4, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैसा लें, रियल। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, रेस नंबर 4 का बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24। रेस में सवाल बहुत बढ़िया है, मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे ही सवाल काम के हैं और एनसीईआरटी के हैं। तो आपकी एनसीईआरटी अपने आप रेस के थ्रू कवर हो जाएगी। एक्सरसाइज 1, रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर लिखिए 67, 74, 73। एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 40 और 41। मेरे हिसाब से कितने हो गए, 15-16 सवाल हैं। मजे की बात है, सारे आज के टॉपिक पर ही हैं, जो आपने आज 1.5 घंटा मेरे से सुना, और इसको 16 सवाल में अटेम्प्ट कर लोगे ना तो 1.5 घंटा तैयार भी हो जाएगा साथ के साथ। चलिए, थैंक यू।